आर्टिकल साइंस पढ़ रहे थे हम, और कल हमने भाग पार्ट्स पढ़े थे और कुछ आर्टिकल्स की शायद बातचीत की थी। बहुत शुरुआत सी हुई थी भाग और आर्टिकल्स के बारे में। हमें भाग 5 तक चीज़ें पता चल गई। क्या है भाग 1 में? देश की जानकारी। 2 में क्या है? इसमें आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 52 से 151। यहीं तक बताया था मैंने। और ये बताया था इसमें किसकी जानकारी है? देश में 2 चीज़ें हैं, स्टेट्स और यूटी। इसमें किसकी जानकारी है? नागरिकता यानी सिटीजनशिप की, और इसको आज डिस्कस करेंगे। 12 से 35 में क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो कि तुम अच्छी तरह जानते हो, मैंने डिटेल से पढ़ाए थे तुम्हें। इसके बाद इसमें है DPSP। क्या है ये हिंदी में? नीति निर्देशक तत्व, जिन पे चाहे तो राज्य काम करें, चाहे तो राज्य ना करें, कोई कंपल्शन नहीं है। 52 से 151 में क्या है? केंद्र, या इसे आप कहते हैं यूनियन। इसमें सारी बातें, सरकार कैसे काम करती है, कैसे कोर्ट्स काम करते हैं, ये सब बातें होंगी। एक बार विकास चेक करना, जिसके पास किताब ना उसको निकाल दो। सबके पास है? ठीक है। आज सब ले आए किताब? ये पिलर के आसपास आज वो आया ही नहीं हो भाई, आज वो चंपत है, वो भेज दिए। ठीक किया। 2-4 दिन अगर क्लास का माहौल ठीक नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़ में बात आएगी। जब 12वीं पास बच्चे आने लगते हैं ना, फिर वो कई बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं हम कहाँ पहुँच गए, हमारा जीवन जीने का वो शुरुआत हो गई। उन्हें ये नहीं पता जीवन जीने का मज़ा तब है जब कमाने लगते हैं, तब लाइफ का मज़ा है। बिना कमाते क्या मज़े लाइफ के। तो चलो आज हम लोग बात करते हैं एक एक टॉपिक के ऊपर। पहला पार्ट किसकी जानकारी देगा? सब लोग अटेंटिव होकर बोर्ड पे ध्यान से देखो और समझो। भाग 1 पढ़ेंगे पहले। आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4 हर एक के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 1 कहता है भारत क्या है? राज्यों का, हाँ, राज्यों का संघ। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ना हम देश हैं, ना हम नेशन हैं, ना हम राष्ट्र हैं, कुछ नहीं लिखा। लिखा इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन इसमें कमी छोड़ दी। इसमें आपके सिर्फ राज्यों का जिक्र किया कि आप राज्यों का एक संघ हैं। आपके यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है, उनके बारे में किसी ने कोई बात ही नहीं लिखी। यहाँ पर आगे जाके लिखिए, यहाँ नहीं लिखी। इसका मतलब अपने आप को राज्यों का संघ मानने से मतलब है कि आप 28 राज्यों की बात कर रहे हैं। पर आप अच्छी तरह जानते हैं 28 + 8 ये यूनियन टेरिटरी भी तो हैं। इसलिए हम इसको ब्रॉड लेवल पे कहते हैं भारत का क्षेत्र। हम कहते हैं हम सब भारत के क्षेत्र में हैं, पूरा एरिया। इस क्षेत्र का मतलब इसमें संघ का इलाका, ये भी आ गया, राज्य भी, और यूटी भी आ गई। लेकिन लिखा है पहले में कि आप इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। सेकंड आर्टिकल बहुत बहुत ध्यान से समझो। इसमें लिखा था आपके पूर्वजों ने, उनको पता था कि हो सकता है भविष्य में आप कभी किसी हिस्से को अपने राज्य, अपने देश में मिला लें। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। सिक्किम, सबको पता है इसके बारे में। असलियत यह है कि सिक्किम एक देश था, लेकिन आज सिक्किम क्या है? तुम्हारा राज्य। जैसे तुम अपने आप को आज़ाद देखना चाहते हो सकता है सिक्किम भी अपने आप को आज़ाद देखना चाहता हो। 1642 से 1975 तक ये बिल्कुल आज़ाद एक छोटा सा देश था, पर ये इतना छोटा था जितने तुम्हारे राज्य हैं। तुम्हारे दिमाग में शुरू से चल रहा था राजनीति में कि इसके इलाके को हम इंडिया का हिस्सा बनवा लें। और 1642 का मतलब हुआ, तुम ये अंदाज़ा लगाओ, तुम्हारे यहाँ ये अकबर के और बाद की घटना है। और 1707 में तुम्हारे यहाँ औरंगजेब मर गया। फिर उसके बाद तुम्हारे यहाँ क्रांति हुई, आज़ादी हुई। उस पूरे दौर में सिक्किम एक अलग से आइडेंटिटी था। और यहाँ चोगयाल करके कोई वंश था, नामयाल चोगयाल करके उसका पूरा नाम था। इन लोगों ने राज किया। 300 ईयर्स प्लस इन लोगों का राज था। और यहाँ की जनता इस परिवार, इस खानदान के हेड को ही अपना राजा मानती। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से, मैं इनके नज़रिए से बता रही हूँ, अपने नज़रिए से नहीं, कि इनको कैसा लगा। सब कुछ ठीक था। एक दिन अचानक हमारे भारत की फौज ट्रक भर भर के सिक्किम का जो राजा सोया हुआ था अपने महल में, इसको चारों तरफ से घेर लेती हैं। अब उनके नज़र में भारत एक ताकतवर देश है, क्योंकि सच में इंडिया बहुत बड़ा देश था इनके सामने। हमारी फौज ने इनको चारों तरफ से घेर लिया और इनके राजा को हमने कहा, अब आपका राज खत्म हुआ और आपका ये हिस्सा आज के बाद भारत का हिस्सा है। क्या ये कुछ भी करके भारत से बच सकता है? नहीं ना। इतनी इसकी आइडेंटिटी बहुत छोटी है। हमने इसको कहा हम आपके ऊपर कोई ऐसा अत्याचार नहीं करेंगे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आपके जो लोकेशन है ना, वो इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। उस जगह पे इंडिया का कंट्रोल होना, और जैसा आपको लगता है आप वैसे अपना राजकाज कीजिए, लेकिन भारत का एक अभिन्न अंग आपको बन जाना चाहिए। अब इसको ये मान लो कि वो प्रेशर में आया होगा, जो भी रहा होगा। 1975 में आपके देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। क्या लगा हुआ था? आपातकाल। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। अब लेकिन आपातकाल में भी आपको चीन से हमेशा खतरा रहता है। तो आप लोगों को था कि कहीं चीन इस बात पे एंटी कोई रिएक्शन ना दे कि भाई हमने किस इलाके पे कब्जा कर लिया? सिक्किम। इसीलिए हमने सिक्किम को एक स्पेशल अपने यहाँ पर, अपनी वो जो बुक थी ना जिससे हमारा देश चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 35वां संविधान संशोधन किया। इसमें लिखा और लिख के ये बताया कि सिक्किम आज के बाद भारत का एक सह राज्य होगा, यानी का राज्य होगा। ये कह दिया ये हमारा कोऑपरेटिव स्टेट होगा।
इस वर्ड से हम थोड़े सेफ हो गए कि हमने ये थोड़ी कहा कि हमारा है, हमने तो कह दिया हमारा सह राज्य है, भाई मदद करने के लिए हम इसकी हेल्प कर देंगे, ये हमारी हेल्प कर देगा। हमने एक पूरा साल वेट किया कि शायद चीन को रिएक्शन देगा, पता नहीं गुस्से में आएगा, क्या कहेगा, यूएनओ कुछ, किसी ने कुछ नहीं कहा, सब शांत बैठे रहे। हमें हिम्मत मिली और हमने अगले ही साल इसको 36वां संविधान संशोधन करके कह दिया ये वर्ड हटा दो, अब ये क्या है, भारत का। और वो दिन और आज का दिन आप ही का राज्य है, अपनी मर्जी से ही सारे काम कर रहा है, लेकिन आइडेंटिटी हमारे नाम से जाना जाता है, इंडिया है। ये वो इलाका है जहाँ के लोग पहले सिर्फ राजाओं के अंडर रहे, हमने यहाँ इलेक्शन कराए, अच्छी बात थी, और इलेक्शन में इन्होंने अपने ही इलाके के एक आदमी को जिताया। आप सबको उसका नाम मैंने बेसिक बैच में बताया होगा, बिल्कुल ठीक, क्या नाम था उसका, पवन चामलिंग। ऐसा नहीं ये पहला था, इनसे पहले भी हुआ, मैं इसलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि इनका कार्यकाल सबसे लंबा था। कितने साल काट गए, 25 साल, 25 साल, अभी कुछ साल पहले तक भी बैठे थे। इसका मतलब सिक्किम के लोगों को हमने काफ़ी हद तक आज़ादी दे रखी है। सिक्किम इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, 100%, जो फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बना जिसने सारी फसल सब्जियां सब ऑर्गेनिक तरीके से उगाई, यानी आपका डीएपी यूरिया खाद नहीं इस्तेमाल किया। तो इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन बना? यहाँ कितने साल तक एक सीएम रह गया जिसका नाम क्या था? तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सिक्किम आपका हिस्सा जब बना तब वो एक देश के रूप में उसकी एक आइडेंटिटी थी। तो आर्टिकल 2 यही कहता है, ये कहता है अगर आप किसी बाहरी प्रांत को भारत का हिस्सा बना लें तो उसके लिए आपको आर्टिकल नंबर 2 में लिखी बातों को ध्यान रखना है। आर्टिकल 2, बाहर के एरिया पे अगर आप कब्जा कर लें, आपको उपहार मिल जाए, आप किसी से ले लें, तो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। आर्टिकल 3 कहता है अगर आप अपने स्वयं के जितना आपका एरिया है, जैसे इंडिया का एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, अगर आप खुद के एरिया में से कोई न्यू स्टेट बनाना चाहें, अब जैसे एक पिज्जा के 6 कर लो या 8 कर लो, अपने घर पे उसको एक्स्ट्रा काट लिया है तो उतना ही ना, तो आपका जितना एरिया है आपने उसी में से क्या बना लिया, तो फिर आपको आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग काम करना है। ये और ये अलग हैं, बाहरी प्रांत भी आपका न्यू स्टेट बन सकता है और आपके अपने हिस्से में से भी न्यू स्टेट बन सकता है, लेकिन अगर बाहरी प्रांत से बना तो आर्टिकल 2 लगेगा और आपके में से बना आर्टिकल 3। आर्टिकल 4 ने कहा जब भी कभी इंडिया में कुछ नया ऐड होगा, चाहे वो 2 के अकॉर्डिंग हो चाहे 3 के, हम इस किताब को आगे से इस तरह से नहीं बदलने की, बहुत ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। खासकर आर्टिकल 368 के तहत, 368 एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें संविधान के संशोधन के बारे में बहुत कुछ बताया गया। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का कौन सा आर्टिकल, हाँ, इसमें लिखा गया कि इसके तहत बदलने की जरूरत नहीं है, और बहुत 2/3 से नहीं पूछना, जैसा सरकार को ठीक लगे, लोकसभा राज्यसभा को ठीक लगे, वो नए स्टेट का काम कर सकती हैं। इसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन कि सबसे पूछो, लोकसभा का 2/3 लेकर आओ, राज्यसभा का, स्टेट्स का, ऐसी जरूरत नहीं है। साधारण बहुमत से काम कर दो, ये उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। आपको 1, 2 और 3 समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए। ये 1 क्या बताता है, हमारा नाम क्या है, भारत राज्यों का एक संघ। 2 क्या कहता है, बाहर से आपको नया स्टेट बनाना है, आपने किसी का हिस्सा छीन लिया, हड़प लिया, ये शब्द थोड़े गलत लगते हैं, तो आप कहते हैं हमें उपहार में मिल गया या हमें किसी ने दे दिया गिफ्ट में, तो इसके लिए आपको आर्टिकल 2 फॉलो करना है और अपने एरिया में से आप नया बना दें। जैसे हरियाणा बनाया आपने, तेलंगाना बनाया, नए तो बने हैं सारे, इनके लिए कौन सा आर्टिकल चलेगा, आर्टिकल 3। क्लियर हो गया सबको। ये तुम जानते हो आज भी लेन देन चलता है, हिस्सों को लेना देना अभी भी। मोदी जी की सरकार में आपका पड़ोसी एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश, आपने इससे भी प्रॉपर्टी ली और दी है। अभी हाल फिलहाल में 1-1.5-2 साल पहले भी ये चल रहा था। जब भी हमारे और बांग्लादेश का जिक्र आएगा ना, तो ये हमेशा याद रखना कि बांग्लादेश के साथ आपकी पुरजोर कोशिश है आपके रिश्ते अच्छे बने, क्योंकि बांग्लादेश पहले किसका पार्ट था, पाकिस्तान के साथ आपका बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन आप क्या चाहते हैं, किसके साथ रिलेशन अच्छे रहें, बांग्लादेश। इसीलिए बांग्लादेश और आप, ये बांग्लादेश तो 72 में बना ना, 1971 के वॉर के बाद, उससे पहले क्या था, ये पूर्वी पाकिस्तान। इस दौर की बात बता रही हूँ। तुम्हारे देश का बंटवारा हुआ था, एक कागज के बहुत बड़े टुकड़े पर बहुत सारे लोग थे, जिनमें रेड क्लिफ नाम का एक आदमी था, अंग्रेज, रेड क्लिफ, सबको पता होगा ना ये। इसने उस इतने बड़े टेबल पे ऐसे नक्शा रखा हुआ था, इसने लाइंस ड्रॉ करके कहा था ये वाला हिस्सा इसका, ये वाला इसका। अब इसने, हाँ, इसने एक लाइन और बोली थी उस पूरे नक्शे में, सब कुछ काम किया इसने। इसने कहा था भारत को एक हिस्सा मिलेगा जो वेस्ट बंगाल से बिल्कुल लगता इलाका था, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के पास, जिसका नाम था बेरूबारी। कहीं कहीं वेरूबाड़ी भी लिखा है, एक ही इलाका, जैसे दिल्ली को दिल्ली लिखते हैं हम, एक ही बात है। इस बेरूबारी पर क्लिफ ने अपनी जबान से कहा था, यहाँ मान लो वो इलाका बिल्कुल इसके साथ, कि भाई ये इंडिया को मिलेगा, लेकिन उन्होंने इसको लिखा नहीं, और जो चीज़ लिखी नहीं उसको मानेगा कौन बाद में। बाद में पूर्वी पाकिस्तान अड़ गया और इसने कहा ये हिस्सा तो मेरा है। कौन सा वाला हिस्सा,
जबकि रेड क्लिफ ने कहा था बेरूबारी किसको मिलेगा। अब इंडिया अपना हिस्सा ना छोड़े और वो चाहते हैं वो हिस्सा इनको मिल जाए। इस बीच में आपके देश का जब डिवीजन हुआ तो इंडिया पाकिस्तान तो लड़े ही लड़े, शुरुआत में तो हमारे यहाँ मारकाट मची ही थी, ट्रेन टू पाकिस्तान भर भर के लाशें गई थी। उस बीच में जो भी हुआ 5-7 साल बाद चीज़ें थोड़ी ट्रैक पे आई। 1952 के बाद से पाकिस्तान इस मांग को बड़े रूप में उठाने लग गया कि बेरूबाड़ी मेरा है। पाकिस्तान को इतनी हिम्मत कैसे मिल रही थी, जैसे तुम्हारे सरदार पटेल को हिम्मत मिल रही थी जब गुजरात के आसपास का एक इलाका मैंने आपको बताया था रियासत थी जहां हिंदू ज्यादा थे और राजा मुसलमान। क्या नाम था उस जगह का, क्या नाम था? जूनागढ़। याद है तुम लोगों को ये बात? जूनागढ़ का राजा कहाँ भाग गया था और यहाँ जनमत संग्रह करा दिया था, जनता से मत मांग लिया था। किसने किया था ये? पटेल ने। यानी सरदार पटेल ने फायदा उठाया जनता की मेजोरिटी का। अब सेम फायदा पाकिस्तान उठाएगा, लेकिन वो बाद में इसका फायदा उठाएगा। उसने देखा बेरूबाड़ी में मुस्लिम लोग ज्यादा हैं, तो उसने इस इलाके के मुसलमानों को ये कहना ये शुरू कर दिया कि तुम अगर इस इंडिया में रहोगे तुम्हारी कौन सुनेगा, लड़ो झगड़ो, यहाँ करो काम इस तरह के कि तुम्हें हमारा हिस्सा बना दिया जाए। बेरूबाड़ी में एक तरह का संघर्ष चल पड़ा और बेरूबाड़ी की इस घटना से उस टाइम पर तुम्हारे देश में नेहरू थे, तो नेहरू ने कहा भाई ऐसे थोड़ी ना हिस्सा दे देंगे। लेकिन यहाँ रोज अंदर इलाके के अंदर ना लोगों के बीच में टकराव होने लगे। राज्य और देश की बात नहीं कर रही, उस इलाके में टकराव, गृह युद्ध जैसी स्थिति। जैसे मुस्लिम सारे खुद कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, जबरदस्ती आप किसी को कितने दिन रखेंगे, वो कलेश करके जाएगा। इस मुस्लिम कम्युनिटी की बहुलता के कारण बेरूबारी किसके उसमें जाना चाहता था? पूर्वी पाकिस्तान। फिर भी एकदम से किसी के कहने पर हम ऐसा नहीं करेंगे। 5-7 साल ये चला, 52 से 58। बाद में पूर्वी पाकिस्तान में एक मुखिया है नून और अपने यहाँ है नेहरू। पूर्वी पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान मान लो। इन दोनों ने बैठ के कहा कि यार कितने दिन लड़ेंगे मरेंगे, इस इलाके की मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या कभी भारत को अपना मान नहीं सकती। तो फिर नेहरू ने कहा कि ठीक है एक काम करते हैं, ये बेरूबारी हम तुम लोगों को दे देंगे, लेकिन तुम्हारे इलाके में भी कुछ इलाके इस तरह की बस्तियां हों जिसमें हिंदू बाहुल्य हो, तो वो तुम हमें ट्रांसफर कर देना। मेन इलाका बेरूबारी का मुसलमानों का विवाद था। जब नेहरू ने ये बात नून को कही कि ठीक है हम ट्रांसफर कर देंगे, तो बहुत लोगों ने कहा भाई ऐसे कैसे, और तुम कौन हो ट्रांसफर करने वाले, देश की प्रॉपर्टी है। तब फिर नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद जो क्या थे भारत के, हाँ, इनको कहा कि सर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और ये मामला बहुत बड़ा और बड़ा पेचीदा है, मुझे भी नहीं पता क्या ठीक क्या गलत, तो आप एक काम करो उस टाइम के सीजेआई से, जो कहाँ बैठता होगा, सुप्रीम कोर्ट, आप इनसे डिस्कस करो, क्योंकि किताब की असली नॉलेज किसको है? सीजेआई, भाई न्यायाधीशों को। अब राजेंद्र प्रसाद ने, उस टाइम के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सीजेआई से सलाह मांगी थी। ये आर्टिकल में लिखा था किताब के कि अगर कभी कोई मुद्दा फंस जाए, समझ में ना आए, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किससे सलाह ले सकता है? सीजेआई। और सीजेआई इसको सलाह दे, मर्जी इसकी माने या ना माने। तो सीजेआई से सलाह के बेसिस पर बाद में राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सीजेआई ने सजेस्ट किया है कि अगर रोज रोज कलेश लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और वहां मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, तो ज्यादा बेहतर है कि ये बस्ती उन्हीं को सौंप दी जाए। और इस तरह बेरूबाड़ी किसके हिस्से में चला गया? पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में जाके क्या बनेगा? बांग्लादेश। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेरूबारी का। ये आपका हिस्सा था, उनको दिया। अब एक बात उठी कि आर्टिकल 2 और 3 में बाहर से हम कोई स्टेट ले लें या इलाका ले लें, अपने इलाके का नाम बदल लें, तो क्या हम उस किताब में बड़ा परिवर्तन करते थे? नहीं, 368 से नहीं करते। अब यहाँ ये कहा गया अगर अपने देश की 1 इंच जमीन भी किसी को दोगे ना, तो अपना अमेंडमेंट करके लिख देना, कल को सबूत तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। बाहर से तुमने क्या लिया इसका सबूत हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुमने जो पैसा दिया, अपने आप से सोचो, पैसा लिया तुम्हें टेंशन नहीं, जिसको देना है, जिसका पैसा है उसको ज्यादा टेंशन। अब हम अपना हिस्सा दूसरे को दे रहे हैं, तो क्या लिख के हमें रख लेना चाहिए? इसीलिए सारे अमेंडमेंट किए जाते हैं अगर अपना हिस्सा किसी को दिया जाए। अभी भी तुमने किया था 100वां, ये जो बता रही हूँ ये 9वां था। 9वां बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान को दिया बेरूबाड़ी, और अभी 100वां किया था कुछ साल पहले मोदी जी ने, जिसमें भी आपके देश की कई सारी बस्तियां जिनमें जो लगती थी इस इलाके से, वो इनको दी, इन्होंने कुछ बस्तियां आपको ट्रांसफर कर दी। पर ये बहुत बड़ा नहीं था, यहाँ बसावट बहुत कम थी। इनके और हमारे बीच में एक विवाद और है, 3 बीघा समझौता। ये 3 बीघा कॉरिडोर था एक आने जाने का, खेतों के बीच में से रास्ता निकलता था। ये रास्ता हमारे हिस्से में था और जिस एरिया से जिस एरिया में जाना वो हिस्से बांग्लादेश के थे, बीच का रास्ता आपका था। तो अब इनको आपके उस रास्ते के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था। पहले आप उस रास्ते को सिर्फ 6 घंटे खोलते थे कि चले जाओ आ जाओ, बाद में बंद कर देंगे, फिर 12 घंटे। लेकिन अब आपने इसको एक लंबे टाइम के लिए लीज पर दे दिया और अब कह दिया कि बहुत लंबे समय तक ये 24 घंटे खुला रहेगा। कौन सा रास्ता? हाँ, तो अच्छे रिश्ते निभाने के लिए बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं, उनमें से एक ये भी है। क्या ये पॉइंट समझ में आ गए? ये सब आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 की बातें कर रहे हैं। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11। क्या है इसमें? नागरिकता, सिटीजनशिप। आप सब लोगों को नागरिक बनने के लिए कोई सर्टिफिकेट मिला या आप अपने आप बने बनाए नागरिक है? हम बने बनाए हैं। कैसे बने बनाए हम लोग?
क्योंकि हम पैदा ही यहाँ हुए। बाहर का कोई आदमी आके रहे तो उसको नागरिकता लेनी पड़ती है, कागज जमा कराने पड़ते हैं। आप नेचुरली यहाँ पैदा हुए तो आप यहाँ के नागरिक हैं। नागरिकता के ऊपर आर्टिकल 5 ने बताया नागरिकता है क्या। ये मान लो इसको एक्सप्लेन किया गया आर्टिकल 5 में। ध्यान से सुनना, ये बहुत बार आते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11 मेन याद करने हैं। एक तो छठा, जब आपका देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान से दिखती बात थी बहुत लोग भाग के इंडिया आएंगे, तो आर्टिकल 6 में लिखा पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता किस बेसिस पर हम देंगे। फिर इसके बाद बहुत सारे लोग भारत से कहाँ जाने वाले थे, पाकिस्तान, उनकी नागरिकता का क्या होगा, ये भी एक बड़ा डिस्प्यूट था कि भाई क्या होगा, ये नागरिक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बहुत लोगों के साथ तो ऐसा हो ना, किसी का मायका इंडिया में और ससुराल कहाँ पहुंच गया, पाकिस्तान। अब वो सोच रहे पाकिस्तान में रहेंगे कि इंडिया में। किसी लड़के की शादी था पाकिस्तान का, शादी हुई थी इंडिया में, अलग हो गए तो सोचो उसकी वाइफ यहाँ रह गई, उस टाइम पे तो रह गए, कैसे क्या करें। तो ये बड़ी दिक्कत का काम था। इसीलिए आर्टिकल 6 और 7 पाकिस्तान से भारत गए लोगों का क्या होगा, या पाकिस्तान से भारत आए लोगों का पहले, फिर भारत से पाकिस्तान गए लोगों का, इसके ऊपर आर्टिकल 6 और 7। 8 में लिख दिया भारत से बाहर जो लोग हैं पाकिस्तान के अलावा, बहुत लोग ऑस्ट्रेलिया अमेरिका वगैरह में हैं, इनकी नागरिकता के लिए क्या प्रावधान होगा। 9वां कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें यह था कि अगर कोई भी विदेशी नागरिकता हासिल कर लेगा तो इंडियन नेशनैलिटी, उसकी सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी। 10 इंपॉर्टेंट है। 10 में ये बताया कि ये कैसे बनी रहेगी, आप किन कंडीशंस में नागरिकता या सिटीजनशिप आपकी बरकरार रहेगी या बनी रहेगी, भाई किस कंडीशन में छीनी भी जा सकती है नागरिकता। और 11 जिसके ऊपर पीछे मोदी जी की सरकार में बहुत चीची पीपी चली थी, इस 11 में लिखा गया है कि आप भारत के जो नागरिक हैं, CAA का नाम सुना था तुमने, पीछे न्यूज़ में रहा था जब तक ये पेंडेमिक नहीं आया। और अगर याद हो बहुत सारी औरतें भरी ठंड में दिल्ली का एक इलाका घेर के बैठ गई थी, पता है तुम लोगों को ये बात। अच्छा 2020 में जब ये, हाँ 2019 के दिसंबर की घटना है ये, शाहीन बाग का नाम सुना होगा, पूरे के पूरा एक बड़ा इलाका दिल्ली का जहाँ बहुत ट्रैफिक चलता था, यहाँ बहुत भरी ठंड में औरतें जाके टेंट वेंट लगा के, और यहाँ हजारों की संख्या में औरतें, आदमी हो तो डंडे ही मार दें, औरतों को क्या करें। तो फिजिकली आप वैसे पुलिस एक्शन नहीं ले पाते ना उतना स्ट्रिक्ट, यहाँ औरतें और बच्चे ठिठुरती ठंड में हजारों की संख्या में पड़े रहे। वो तो ये पेंडेमिक आया जब फरवरी मार्च में ये हुआ, भी पेंडेमिक फैलने लग गया, अप्रैल आते आते तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे, मार्च में ही स्ट्रिक्टनेस स्टार्ट, तब ये सब हटाए गए हैं। ये किस चीज़ के लिए वहाँ पड़े रहे पूरी ठंड में। ये CAA क्या था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हुआ क्या, आपकी इस मोदी सरकार ने 2019 में एक नया बिल पेश किया जिसको लोकसभा राज्यसभा से पारित करा के और राष्ट्रपति के साइन, मतलब ऑलमोस्ट काम पूरा हो गया। इसमें कहा गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एक्चुअल में आप लोगों को 1955 से नागरिकता का अधिनियम एक एक्ट बना दिया था। 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बना दिया, भाई कौन सिटीजन होंगे कौन नहीं होंगे, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। आर्टिकल 11 ने लिखा था उस टाइम पर कि अगर आपकी पार्लियामेंट संसद चाहे तो इस नागरिकता अधिनियम में फेरबदल कर सकती है, ये उनका हक है। और मोदी सरकार ने इसमें फेरबदल किया। मोदी सरकार ने कहा भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और एक पड़ोसी अफगानिस्तान और एक पड़ोसी बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू, मुस्लिम नहीं, हिंदू, इसके अलावा जितनी आपकी कम्युनिटी हैं, कौन कौन है, हिंदू के बाद मुस्लिम छोड़ दो, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ऐसे हम बार बार लिखते हैं ना ये सारे शब्द, बस यहाँ हिंदू काट के अगर मुस्लिम हो तो ये माइनॉरिटी बन जाती है, पर यहाँ देखो क्या लिखा, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इन 6 कम्युनिटी के लोग अगर पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से किन्हीं कारणों से कभी भाग आए थे इंडिया में, 2014 से पहले जो लोग यहाँ आकर बस गए, किसी भी तरह से इलीगल, तुम्हें पता है इलीगल लोग भाग जाते हैं कहीं से कहीं, पता है बात कि नहीं पता। अभी पीछे श्रीलंका में जब कोहराम मचा हुआ था तो कई उनकी भर भर के शिप्स इंडिया के दक्षिण हिस्से में आई थी। ऐसे लोग ना घुसपैठ करके भाग आते हैं, किसी देश में खतरा हो तो दूसरे में घुस जाते हैं। आपके यहाँ बांग्लादेश से बहुत लोग भाग के आते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, चकमा शरणार्थी। कहाँ से भाग के आते हैं ये, चकमा शरणार्थी, बांग्लादेश। तो हमारे सरकार ने कहा कि इंडिया में 2014 से पहले, 19 में 5 साल हो गए थे सरकार को, इतने साल से पहले अगर कोई पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से आके बसा और वो इन 6 कम्युनिटी का है तो हम उनको अपने देश की नागरिकता दे देंगे। ये ठीक किया या गलत किया। ऐसा करने से किसको बढ़ावा मिलेगा, जो बाहर से भाग के आए थे, ये पता तो दुनिया को चलेगा। अब वो क्या सोचेंगे, अगर हम भाग के 6-8 साल रह जाएं तो क्या पता अगली सरकार हमें भी नागरिक बना ले। जैसे नागरिकों को बहुत सारे अधिकार तो फ्री के मिलते हैं ना, राशन कार्ड बन जाएगा, बिजली का बिल, आप कहीं भी कुछ भी किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास क्या है तो
जो लोग यहाँ भाग के आए होंगे, फिर इस बात पे मुस्लिम अड़ गए और मुसलमानों ने कहा हमने भी तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया, तुम हमसे क्यों नफरत करते हो, तुम इन सबको तो अपना नागरिक बना रहे हो, हमें क्यों नहीं नागरिक बना रहे हो। तो फिर सरकार का बयान था कि जिन देशों में से आए हुए लोगों को हम कह रहे हैं ना, ये तो पूरे के पूरे देश ही मुसलमान हैं, अब पूरे देश के मुसलमानों को भागाएंगे वो जी, हम भी यहाँ रहेंगे, हमारे जी रिश्तेदार 14 से पुराने रह रहे हैं, तो हम कैसे इनका पेट भरेंगे, क्योंकि ये कम्युनिटी होगी ही मुट्ठी भर। कितने हिंदू होंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मुट्ठी भर, भाई कम होंगे। ऐसे पारसी, बौद्ध, जैन ये कम होंगे। तो एक तरह से जितने लोग आएंगे ये वोट बैंक बन गए बीजेपी का। बीजेपी को तो बढ़िया भैया, इन्होंने हमें नागरिकता दी, यही हमारे सगे हैं। लेकिन इस बात से कौन गुस्से में आ गए, मुसलमान, कि तुम हमें काटना चाहते हो और तुम जानबूझ के हमारे एंटी काम करना चाहते हो। तो अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिस कारण ये औरतें कहाँ घेर के बैठ गई थी, दिल्ली की बहुत बिजी सड़क को, और ये उठती नहीं अगर क्या ना आता। अब इस बात पे बहुत लोग ये कह रहे थे कि गलत कर रहे हैं, या तो इनको भी अधिकार मत दो, और नहीं तो जितने इंडिया में रह रहे हैं 14 से पहले सबको नागरिकता दो। अपनी जगह हर कोई ठीक था, लेकिन फाइनली ये हुआ, इसको जब एनालाइज किया कि भाई CAA, जिसको क्या कहा जा रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कर सकती है सरकार। ऐसा आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है कि अगर जरूरत पड़े तो संसद या सरकार कह लो अधिनियम बना सकती है, नया कुछ भी ऐड कर सकती है। तो इस मोदी सरकार ने 3 देशों से भाग के आए हुए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से, जो 2014 से पहले भागा और यहाँ रह रहे हैं, उन लोगों को अपना नागरिक मान लिया। तो ये उनके लिए तो फायदा हो गया, लेकिन इस बात से आपके देश के मुसलमानों को गड़बड़ लगी कि हम भी रह रहे हैं, हमें भी बनाओ नागरिक, हमने क्या गलती की है। तो ये सारी बातें नागरिकता की तरफ इशारा करती हैं। क्या ये क्लियर हो गई? अब हमें 1 से 11 तक चीजें समझ में आनी चाहिए। बताओ 1 में क्या है? 1 में देश की जानकारी। 2 में क्या है? नहीं, 2 में बाहर से लिए हिस्से का हम क्या करेंगे। 3 में क्या है? अपने देश का, भाई हमें नाम बदलना है, एरिया बदलना है, नया स्टेट बनाना है, कोई यूटी बनाना है। 4 में लिखा है 2-3 का तरीका क्या होगा। 5 में किसकी परिभाषा है? नागरिकता की। 6 में क्या लिखा है? पाकिस्तान से भारत आने वालों को कैसे नागरिकता। 7 में लिखा है भारत से बाहर। 8 में लिखा है भारत के अलावा जो बाहर रहते हैं। 9 उतने काम का नहीं है, नागरिकता किसी और की ले लेंगे तो यहाँ की रद्द हो जाएगी, ये बात आप जानते हैं। 10 में नागरिकता कैसे बनी रहेगी। 5 और 10 एक जैसे हैं, ये नागरिकता को एक्सप्लेन करेगा और ये किन कंडीशन से बनी रहेगी वो बातें बताएगा। 11 क्या कहता है? अगर नागरिकता में कोई परिवर्तन करना पड़े तो पावर किसके हाथ में है? संसद। क्या इससे जुड़ा कुछ हाल फिलहाल में आपने देखा? CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कब बना था सिटीजनशिप एक्ट? 1955 में। और CAA कब बना दोबारा से? 2019 में। 20 में इस पे कार्यवाही हो रही थी। ये अमेंडमेंट एक्ट जिसके ऊपर काम कर रहे थे, ये आर्टिकल 11 की पावर थी। क्या 1 से 11 सबको समझ में आ गए? पहले 1 से 11 पढ़ो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तुम आओ, इसमें पेज नंबर 40 तक हमने पढ़ लिया। देखो एक बार चेक करो जरा, 37 के भाग 5 तक पढ़ा दिए थे। 5 तक नहीं पढ़ाए तो उनको टिक मार्क कर लो, नहीं पढ़ाए। 37 निकालो, पेज 37, क्योंकि इसी से जुड़ा तो पार्ट पढ़ रहे हैं हम। 37 वो तुमने पहले पढ़ लिया होगा ना? नहीं पढ़ाए, अब नहीं पढ़ाए, पहले पढ़ाए होंगे। चलो पेज 37 पे देखो, सबसे ऊपर पहला पॉइंट, भारतीय संविधान में मूल रूप से, मूल संविधान कब लिख के तैयार हुआ था? 1949। डेट क्या थी? 26 नवंबर। किताब तैयार थी 26 नवंबर। एक प्रस्तावना, प्रियम्बल जिसे कहते हैं, 395 आर्टिकल्स, 22 भागों में डिवाइडेड, 8 शेड्यूल्स, अनुसूचियां और 22 भाग, वो उसी में लिख दिया था। आगे पढ़ो, बाद में संशोधन द्वारा संविधान में 4 नई अनुसूचियां, आप जानते हैं 9, 10, 11, 12। कौन कौन से सन में आए थे ये? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। कौन सा अमेंडमेंट था ये? पहला। 52वां, 73वां, 74वां, 1951, 1985, 1992, 93, 92, 93। इसमें क्या था? भूमि अधिग्रहण। अगले में दल बदल, फिर पंचायती राज, फिर शहरी नगर निगम, शहरी स्वशासन। चलो टिक करो। तो 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई जिससे उनकी वर्तमान की संख्या 12। अगला पॉइंट पढ़ लो, संविधान द्वारा, संशोधन द्वारा संविधान में नए अनुच्छेद और भागों को जोड़ा गया, लेकिन इसके लिए नए अनुच्छेद भाग जोड़े। नंबर बदले या नंबर नहीं बदले? आज भी लास्ट नंबर कितना है? और कितने अमेंडमेंट कर लिए तुमने? 105वां। पिछले साल किया था ना, सितंबर अक्टूबर। लेकिन ये 396 नहीं किया आज तक। इसका मतलब तुमने इन्हीं के बीच में क्या एडजस्ट किया? A, AA, AB ऐसे ऐड कर दिया। एग्जाम्पल देखो, 51A, 21A, 300A। अब तुम इसमें से कुछ कुछ समझ भी पा रहे हो। 21A क्या था? RTE। और 300A क्या था? संपत्ति का अधिकार, जो पहले मूल था, बाद में जाके कानूनी बन गया था। चलो पढ़ेंगे अब इसको आगे। तो ये टिक कर लो, संविधान में नए अनुच्छेद या भाग नहीं जोड़े गए, बल्कि किसी अनुच्छेद या भाग के साथ क, ख, ग लगाकर नए भागों को बना दिया गया, सृजन कर दिया गया। जैसे अंडरलाइन कर लो, 51 क, भाग 4 के बाद 4 क,
आज भी संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, एग्जैक्टली जितने थे पहले। 22 भाग, ये भी नहीं बढ़े, लेकिन गिनती की दृष्टि से 400 यहाँ 70 प्लस कर दो, हर साल बढ़ रहे हैं ये। और 25 भाग, लेकिन देखने में आज भी 22 ही हैं भाग, क्योंकि ए करके ऐड कर दिए। नीचे टेबल पे आओ, पूरा टेबल तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा, तुम्हें 5 तक देखना है बस। भाग 1 देखो, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, आर्टिकल नंबर 1 से 4 अंडरलाइन कर लो। भाग 1 से 4। आगे अध्याय नहीं देखना, छोड़ दो, वो अध्याय मत देखना, वो यहाँ का है नहीं। भाग 2 देखो, नागरिकता, सिटीजनशिप, 5 से 11। अगली लाइन छोड़ दो। भाग 3 टिक करो, मूल अधिकार, 12 से 35। भाग 4 पढ़ो, DPSP, इंग्लिश में लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51। भाग 4 क, क्या समझे क का मतलब? पहले से था, बाद में आया? बाद में आया। 22 से 25 ऐसे ही तो बने, ये आ गया एक 4 क। इसमें मूल कर्तव्य दिए गए, कौन सा आर्टिकल बनाया? 51 क। इसका भाग भी नया, इसका आर्टिकल भी नया, दोनों के आगे क लिखा है। और भाग 5 जो हम आगे पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, 52 से 151। क्या ये 5 लाइन समझ में आ गई सबको? ठीक है, अभी आगे नहीं पढ़ाऊंगी, समझ में नहीं आएगा। अब तुम आओ, पेज नंबर 38 छोड़ दो, वो धीरे धीरे समझ बनेगी। 39 हमने पढ़ लिया होगा, 40 भी हमने पढ़ लिया, ऊपर वाला भाषाएं भी हो गई। नीचे वाले टॉपिक पर आ जाओ, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, अब ये सब समझ में आएंगे। पहला पढ़ो, अनुच्छेद 1, कौन सा भाग है ये? 1 2 3 4। भाग 1 में 4 आर्टिकल, अंडरलाइन करना। आर्टिकल 1, संघ का नाम, राज्य क्षेत्र, यूनियन नेम एंड टेरिटरी। क्या नाम है हमारा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा नाम क्या है? हमारा नाम लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज भारत। ये भाग 1 में नहीं लिखा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। फिर कहाँ लिखा है ऐसा? कहाँ लिखा है? इंडिया का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा जो पहली बार देखा जाता है वो प्रस्तावना में है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये पढ़ाऊंगी मैं 1 2 दिन बाद, अभी सिर्फ जान लो। तुम्हारे 2 नाम है तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या क्या? हाँ, लिखा है इंडिया, दैट इज भारत, तो 2 नाम है, इंडिया भारत। कोई हिंदुस्तान नहीं है हमारा नाम, हमारा नाम कोई आर्याव्रत नहीं है। ये नाम हमने अपने आप बना लिए पुराने हिसाब किताब से, कि आर्यों का देश था तो आर्याव्रत, भगवान ब्रह्मा का देश था तो ब्रह्मव्रत। ये हमारे नाम नहीं है, हमारे सिर्फ 2 नाम है, इंडिया, दैट इज भारत, बस। ये टिक कर लो, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट लाइन में टिक करना, भारत अर्थात इंडिया, ये नाम है तुम्हारा, इंडिया, दैट इज भारत। राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इंडिया की यूनियन जो है स्टेट्स की, ये चाहे तो भारत से अलग हो सकती हैं क्या? तुम यूनियन, भाई एक परिवार में है, 4 लड़के हैं, चारों की शादी ब्याह हो गए, तो क्या वो अलग हो सकते हैं? हो सकते हैं ना। तो क्या ऐसे हमारे स्टेट्स अलग नहीं हो सकते? क्यों? क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो आपका भारत तो कहीं है ही नहीं। कोई ऐसी जगह है जहाँ खड़े होकर हम कहें ये भारत है? अगर सोचो हरियाणा कहे भाई मैं तो हरियाणा हूँ, मैं भारत नहीं हूँ, सिक्किम कहे, महाराष्ट्र कहे, मेघालय कहे, तो कोई इंडिया में 2 गज जमीन नहीं है जिसको तुम कह सको कि भारत है, क्योंकि सारी जमीन के अपने अपने अलग अलग नाम हैं। भारत तो पूरे का मिला हुआ नाम है ना, भारत नाम की जगह नहीं है हमारे देश में ना। जब हम लोग आज़ाद हुए तो थोड़ी कोई कमी थी, जैसे हम लोग उतना समझदारी से काम नहीं कर पाए, और इसीलिए हम लंबे टाइम तक गुलाम रहे। अगर हम समझदार होते, चालाक होते, तो हम बहुत पहले आज़ाद हो जाते। अमेरिका चालाक देश था, अमेरिका और हम, मैंने बताया था खोज एक साथ हुई थी 1492 1498। हम पीछे क्यों रह गए? क्योंकि हम लोगों के देश में गद्दार भरे पड़े थे। हमने जब कोशिश की आज़ादी की तो गद्दार अपना अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए। आप चाहे उसको प्लासी के युद्ध में पढ़ लो, चाहे ये अपना जो ये थे ना मैसूर वाले, इनके साथ देख लो जो गद्दारी की थी हैदराबाद वालों ने, कहीं उठा के पढ़ लो। गद्दारी के कारण हम हमेशा पीछे रहे। अमेरिका आगे निकल गया क्योंकि इनमें यूनिटी थी, और इन्होंने जब सोचा कि आज़ाद होना है तो फिर ये सारे एक धुन में चल पड़े। इन्होंने सोच लिया ब्रिटेन से हमें आज़ाद होना है तो होना है, चाहे मरना पड़े। आपके देश में आधे भारत की तरफ थे, आधे अंग्रेजों की तरफ थे। ऐसा 57 की क्रांति में भी तो हुआ था। और इसीलिए आप और अमेरिका बिल्कुल अलग हैं। अमेरिका में भी इकट्ठे हैं, अमेरिका एक नहीं है, अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, तभी तो उनका नाम देखो ना, USA, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कितने स्टेट्स हैं इसके पास? 50। और आप क्या हैं? यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये हैं यूनाइटेड स्टेट्स, और आप क्या हैं? इन दोनों में कुछ कुछ सिमिलैरिटी तो लगी रही है, दोनों में स्टेट्स हैं, एक यूनाइटेड हैं और एक यूनियन है। सबसे बड़ा अंतर पता है क्या है? आप सब बिना मनमर्जी के भी इकट्ठे रहने को मजबूर कर दिए गए, इसीलिए क्योंकि आपके देश की जो देसी रियासतें थी ना, ये सब सोच रही थी कि हम राजा
के अंडर अपना अपना रजवाड़े चलाएंगे। हमारे यहाँ उतना बौद्धिक विकास अंग्रेजों ने होने ही नहीं दिया। इन लोगों के अंदर अकल थी, अपने आप 50 ने कहा हम इकट्ठे रहेंगे। जब अपने आप इकट्ठे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, जबरदस्ती के नहीं। आपके देश में मजबूर किया, और अगर ना करते तो इंडिया बन ही ना पाता। ये तो भला हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने भारत की देशी रियासतों का क्या करवाया था, एकीकरण। तुम्हें मैंने बताया होगा 48 से 50, और कुछ देखो भगवान की वो भी रही कि 50 में ही पटेल चल बसे, भारत एक बना के और पटेल चले गए। तो ये भारत के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? अगर पटेल ना होते तो नेहरू जी ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भैया गांधी को गोली मार दी, मैं क्या चीज हूं, मेरी कौन सुनेगा। पटेल ने कहा था देश एक बनेगा, चाहे कोई मुझे मारता हो तो आज मार दे, मैं अपने पार्ट से, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। और इस कारण भारत की रियासतें एक बनाई इस आदमी ने। जिसने चाहा भारत से अलग होना, हैदराबाद जैसों ने, वहां इन्होंने, मैंने शायद बताया हो, गोली भी चली थी, लोग मारे भी गए थे। पता है तुम लोगों को ये बात? आजाद भारत में हैदराबाद में लोग मारे गए थे। कारण था, मान ही नहीं रहे थे, कह रहे थे इंडिया नहीं बनेंगे, अलग से देश बनेंगे। ऐसे ही जूनागढ़ और ऐसे ही कश्मीर, ये सब एक बनाने के पीछे किस आदमी का योगदान है? पटेल। अमेरिका में कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहा था, और पूरे अमेरिका के स्टेट्स कह रहे थे कि हम इकट्ठे रहना चाहते हैं, इकट्ठे रहने से हमारी ताकत बढ़ी रहेगी, हम दुनिया पे राज कर पाएंगे, हम नंबर 1 बन पाएंगे। और इसीलिए इनके नाम के आगे यूनाइटेड स्टेट्स आता है और आपके नाम के आगे यूनियन ऑफ स्टेट्स। आपको जबरदस्ती, चाहे बिना चाहे, बुद्धि थी नहीं थी, इकट्ठा कर दिया। और इसीलिए इंडिया के संविधान ने किसी को हक नहीं दिया कि आप मर्जी से अलग हो जाओ। यहाँ 50 के 50 को कह रखा, जिसको दिक्कत हो ना एक भी दिन, तुरंत अपने ग्रुप को छोड़ जाना, तुम्हारी मर्जी। आज तक एक नहीं हटा। क्यों नहीं हटे ये लोग? इन्हें पता है दुनिया पे राज एक स्टेट नहीं करेगा, दुनिया पे राज कौन करेगा? आज अगर दुनिया पे राज करने के देश के रूप में देखते हैं तो भाई चाइना, अमेरिका, यूएसएस, ये रशिया, यही तो नाम है ना। तो ये इकट्ठे रह के फायदे में थे, इन्होंने साझा बना के अपनी लाइफ को बिल्कुल बदल लिया। नहीं तो ये और हम तो एक साथ ही खोजे गए थे। हम दोनों को एक्सप्लॉइट करने वाला भी ब्रिटेन था, यानी दोनों का शत्रु भी ब्रिटेन था। पर आप देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी नेता था, सेकेंड में भी नेता था, और आज भी दुनिया में कितने बड़े, अगर कहें चाइना के बाद, तो देखने में यही है। ये फर्स्ट था चाइना से पहले, इस पेंडेमिक से पहले। चाइना टेक्नोलॉजी के दम पे इससे आगे निकलता जा रहा है लगातार, लेकिन ये भी कमजोर नहीं है। आज भी दुनिया पे राज करने वालों 2-3 देशों में ये भी तो टॉप में ही आता है। तो इस तरह से ये यूनाइटेड है और आप यूनियन है, बड़ा अंतर है आप में और इसमें। अच्छा, जितनी मैं बातें बताती हूँ, तुम्हारे दिमाग में इमेज जो बनती हो वो ये बनती होगी कि इंडिया बड़ा पिछड़ा हुआ और बकवास सा देश है। इंडिया पिछड़ा हुआ देश नहीं है। इंडिया के पास संसाधन बहुत ज़्यादा हैं। अगर हमें ये पॉलिटिशियन छोड़ देना इंडिया को, तो इंडिया बहुत आगे बढ़ जाएगा। इंडिया एक रिच कंट्री है। जितने तुम लकी हो ना, इतना लकी कोई देश है नहीं। तुम्हारे देश में सब कुछ तो है। जैसे सब कुछ कहाँ मिलता है? तुम्हारे यहाँ पर्वत, पठार, मैदान, तटवर्ती इलाके, कोस्टल एरिया, तुम्हारे पास आइलैंड। धरती पर कोई ऐसी भौगोलिक संरचना नहीं है किसी देश के पास जो तुम्हारे पास ना हो। रेगिस्तान भी है भारत में, लेह लद्दाख भी भारत का ही पार्ट है। इंडिया एक रिच कंट्री है। इसको जो खा रहे हैं ना लूट के, जो दीमक हैं, वो ये पॉलिटिशियन जो है ना, जिन्होंने गलत तरीके से गलत नीतियां लागू कर दी। अदरवाइज इंडिया, एक तो अगर देखें तो नेचुरली हम बहुत रिच हैं, हमारे पास सब कुछ है। आपके देश में गर्मियों का खास फल आम भी है, और आपके देश में सर्दियों के सारे फल भी मिलते हैं। आपका आम अमेरिका तक जाता है एक्सपोर्ट होके, वहां बड़ी डिमांड है इंडिया के आम की। तो आप ये देखो कि इंडिया कितना रिच है। एक इंडिया की रिचनेस का कारण है यहाँ बहुत बड़ी आबादी क्या है। लेकिन अपने आप को देखो, यूथ के ऊपर काम तो किसी ने किया ही नहीं। अब तुम सब पिछले 2-4 सालों से, जब से तुम्हारी बुद्धि का विकास हुआ होगा, तुम अपने आप को एनालाइज करो, क्या देश ने कोई भी स्किल तुम्हारे अंदर पैदा करने के लिए कुछ भी किया? 12वीं करते करते, इनफैक्ट 10वीं के बाद, हमारे देश में कोई ये भी नहीं सुझाता कि कौन सी स्ट्रीम किसके लिए ठीक रहेगी। बच्चे अपने प्रेशर में, कभी पेरेंट्स के प्रेशर में और कभी दोस्तों की देखा देखी, कभी आर्ट्स पढ़ लेते हैं जो कि बच्चा साइंस के लिए बना था, कभी आर्ट्स के लिए जो बच्चा, एक भाई दिमाग लेके पैदा होता है ना हर इंसान, जबरदस्ती पेरेंट्स के और पीयर प्रेशर में साइंस पढ़ता है, और फिर वहां जाके आधे लोग देखा कोटा में सुसाइड करने लग गए हैं। पता है तुम लोगों को? ये बहुत सारे लोग कोटा में, बच्चे सुसाइडल टेंडेंसी आ गई क्योंकि वो इतने प्रेशर में है। कोई आर्ट्स पढ़ना चाहता था, कोई इंग्लिश में काम करना चाहता, सब पेरेंट्स ने कहा नहीं, आगे भविष्य साइंस का है। तो जो यूथ है ना, इसकी जो स्किल्स हो सकती हैं, इस पे 10वीं के बाद काम करना चाहिए। कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहे तो पेरेंट्स उसको अब तो फिर भी थोड़ा करने लग गए, क्योंकि अब कई लोगों ने नाम खड़ा कर दिया। नहीं तो पहले कहते थे कि अच्छा खेल के नाम खराब करेगा हमारा, खेलने को बुरा मानते थे। कोई कहे मैं चित्रकार बनूंगा तो घर वाले कहेंगे देख ली तेरी चित्रकारी, चुपचाप किताब उठा ले। कोई चित्रकार को पसंद नहीं करता। जबकि अगर हम देखें तो दुनिया में अरबों रुपए की पेंटिंग्स कैसे बिकती हैं, तुम्हें पता है? एक छोटी पेंटिंग करोड़ रुपए की बिक गई, मतलब अरबपति हैं कई पेंटर्स। पर इन सबको हम क्यों नहीं प्रमोट करते? क्योंकि हमारे देश की सरकार ने आज तक, जब से हम देख रहे हैं, जब से हम आजाद हुए हैं, कोई पॉलिसी इसको ध्यान में रख के बनाई ही नहीं। फालतू के सारे काम करेंगे। जो सबसे बड़ी ताकत है इस देश की, पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा तुम ही लोग तो हो। सबसे ज्यादा कमाऊ लोग जो होते हैं ना, 18 से 40, ये देश का निर्माण करने वाली पीढ़ी होती है। 50 में जाके देश का निर्माण नहीं करते, फिर तो बैठते हैं, चलो काम कर लेंगे 10 साल और, 60 में रिटायर हो जाएंगे। 18 से पहले दिमाग उतना विकसित नहीं होता। किसी भी देश को आगे ले जाना है तो इस पे काम करना होता है। और सबसे बढ़िया लाइफ किस टाइम सेट हो रही होती है? अगर उसको मोल्ड कर दें, शेप दे दें। कौन सी क्लास के बाद?
जैसे हमारे देश में कोई इस तरह के टेस्ट ही नहीं है जिसको कि बच्चे पे टेस्ट करके टीचर जज कर लें। कोई टीचर्स का ऐसा ग्रुप हो, स्कूल में जाएं कि वो 10th के सब बच्चों को बुलाएं और उनसे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछें, उनका देखें किस तरफ झुकाव है कि भाई बेटा तुम साइंस लो, तुम आगे साइंस में जाओगे, तुम बेटा स्पोर्ट्स में चले जाओ, और फिर सरकार उनके ऊपर काम करे। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, जिसके जो मन में आती है। अपने आप से एनालाइज करो, 10वीं का बच्चा होता है 15 साल का, क्या 15 साल में अपनी जजमेंट करनी आ जाती है बच्चे को? नहीं, उसके मन में जो आता है वो काम कर लेता है और जिसका भुगतान पूरी जिंदगी भुगतता है। तुम में से कितने लोग बैठे हैं जो ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए ग्रेजुएशन में जिनमें कि उनकी कोई पकड़ ही नहीं बन पाई क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं कितनी लड़कियों को जानती हूँ जो एमएससी मैथमेटिक्स कराती हैं, एमएससी केमिस्ट्री कराई, और उनसे कुछ पूछो तो उनको पता ही नहीं। क्योंकि सब कर रहे थे। क्योंकि सब कर रहे थे। यूथ इस तरफ जा रहा है और इसमें गलती यूथ की है या सरकार की? तो आप एक अमीर देश हैं, आपके पास यूथ पावर है, पर दिक्कत यह है कि उस यूथ पावर को कोई डायरेक्शन नहीं है और भागदौड़ से जो वो सीख लेता है अपने आसपास से, उसी को अपनी लाइफ बना लेता है। जबकि सच्चाई ये है, आपने धोनी मूवी देखी है? एमएस धोनी की। एमएस धोनी क्या लग गया था? टिकट चेकर लग गया था ना, वो टीसी लग गया था। टीसी लग गया था, सरकारी नौकरी। पिताजी वो इसमें वाटर उसमें बूस्टिंग स्टेशन पे लगे हुए, सरकारी नौकरी पे, छोटी नौकरी थी, वो कोई बड़ा काम नहीं था। इसको लगता था, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा, सरकारी स्कूल में, इसकी समझ इतनी ही विकसित हुई थी। और मुझे याद है इस मूवी में दिखाया कि इसको जबरदस्ती खेल में लेके गए थे, कोई इसका बहुत इंटरेस्ट भी नहीं था इस खेल में, और वहां से फिर इसने नौकरी पकड़ी, इसको लगा मेरी लाइफ बन गई। वो एक डिसीजन, उस मूवी का वो सीन बहुत देखना चाहिए ध्यान से, जब वो ट्रेन आ रही होती है, बारिश हो रही होती है और ये उस शेड के नीचे बैठा है, उसके दिमाग में आ रहा है कि मैं भाग जाऊं, नहीं मेरे परिवार की भाई इतनी हैसियत नहीं है कि मैं भाग जाऊं, नौकरी छोड़ दूं। और ये डिसीजन लेने में मतलब 1-2 सेकंड वो स्लो मोशन में है कि ट्रेन सामने से गुजर रही है और इसके दिमाग में चल रहा है कि मैं नौकरी छोड़ दूं या करूं, छोड़ दूं या करूं। और फाइनली जब वो ट्रेन सामने से गुजरने ऑलमोस्ट गुजर जाती है, ये भाग के उसमें चढ़ जाता है। यानी इसने डिसीजन ले लिया कि मुझे नौकरी छोड़नी है। एमएस धोनी अगर उस टाइम पर ये डिसीजन ना लेता तो कौन धोनी को जानता? महेंद्र सिंह धोनी जैसे हजारों लाखों लड़के हैं, ऐसे कितने कैरेक्टर हैं। अब एक चीज देखो, धोनी ने डिसीजन खुद से लिया तो भाई कामयाब हो गया। ये डिसीजन उसके पेरेंट्स का था। जब वो घर आता है तो उसके पिताजी एकदम से ऐसे अचंभे में आते हैं कि नौकरी छोड़ आया, मतलब घर में ये एक जो चीज़ आती है। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यूथ पावर बहुत ताकतवर होती है। अपनी पावर को पहचानना हर किसी की जिम्मेदारी है। आपका देश एक बहुत अमीर देश है, बशर्ते उसके संसाधन को इस्तेमाल करना आ जाए, और आप सब एक बहुत बड़ा संसाधन है। किस रूप में? तो इसलिए कम से कम अपनी लाइफ के साथ बेस्ट करना। ये सोचो कि सरकार बेस्ट करेगी, सरकार को कोई मतलब नहीं है 10 साल बाद तुम जियो या मरो, सरकार के लिए तुम एक आंकड़ा हो और तुम्हें बस जनसंख्या की गिनती में एक नंबर के रूप में गिन देते हैं वो। बाकी अपने आप को संसाधन तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। जो जितनी मेहनत कर गया, अपने कैलिबर को पहचानो, एक सही दिशा पकड़ो, और सही दिशा पकड़ने के लिए पैसा होना बहुत जरूरी है। आपके देश की दिक्कत है, एजुकेशन यहाँ पैसे में मिलती है। अमेरिका, यूरोप के बहुत सारे देश शिक्षा मुफ्त देते हैं। क्या पता है तुम्हें ये बात? वहाँ 2 चीजें मुफ्त हैं, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। जो बुढ़े बुढ़े लोग हैं ना, उनको कोई चिंता नहीं है कि भाई मेरा क्या होगा। उन्हें पता है सरकार मेरे घर से मुझे कोई भी दिक्कत होगी, मुझे बस एक कॉल करनी है, सरकार की तरफ से एम्बुलेंस आएगी, डॉक्टर्स की टीम आएगी, वो पूरा देखेंगे, और जब तक मैं फिट एंड फाइन नहीं हूँ जाएंगे ही नहीं। वो वहाँ बुढ़े लोगों को भी अपना मानव संसाधन मानते हैं। और आपके यहाँ जैसे ही 60 कूदते हैं, ये डर सताता है कि पता नहीं बुढ़ापे में औलाद कुछ करेगी कि नहीं करेगी, कहीं हमारा ध्यान भी ना रखे। तो ये दिक्कतें आपके देश की पैदा की हुई हैं। एजुकेशन के लिए पैसा आपका देश मांगता है। हम क्या कर सकते हैं? जितना है जैसी कंडीशन, उसमें अपना बेस्ट यूटिलाइज करें और अपने आप को क्या बना लें। इसलिए पढ़ लो, क्योंकि संसाधन बनने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो कल पढ़ेंगे आगे।